बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है MA2 का सेकंड मॉक विद सेकंड पार्ट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। A firm calculate variances as a percentage of the budget. Actual sales for the last period were $240,000 and the variance was 20% adverse. What was the sales budget for last period? लास्ट पीरियड का सेल्स बजट आपसे पूछा जा रहा है। एक्चुअल सेल्स गिवन है। व्हाट आर एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स आर $240,000। उसने कहा जो मुझे वेरिएंस आया है वो 20% एडवर्स है। तो इसका मतलब अगर मैंने प्लान 100 किया था तो ये कितना है? ये 80 है। कहता बताओ वो प्लान कितना था? तो बहुत आसान, डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। सो माय प्लान वाज $300,000। आप चेक भी कर सकते हैं कि मुझे कितनी सेल्स करनी थी। मेरी बजटेड सेल्स, मेरी प्लान्ड सेल्स कितनी थी? 300,000। होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। अ कंपनी अब्सॉर्ब ओवरहेड ऑन अ मशीन और बेसिस यूजिंग अ प्री डिटरमिन्ड रेट। द फॉलोइंग गिवन फॉर अ मंथ, एक्चुअल एंड बजटेड। मशीन ऑर्स 10,800 एक्चुअल ऑर्स, बजट 11,200 ऑर्स। इन ओवरहेड्स, actual overheads are $185,000 and we planned $190,400. What is the under over absorption of overhead for the month? तो बहुत आसान सी बात है। देखें हमने किस बेसिस पे अब्सॉर्ब करना था? मशीन ऑर्स। तो हमने कितने मशीन ऑर्स? 10,800 एक्चुअल ऑर्स लगे। अब्सॉर्प्शन रेट उसने हमें दिया हुआ है? नहीं, अब्सॉर्प्शन रेट नहीं दिया हुआ, कोई मसला नहीं। Budgeted level of activity, budgeted overheads divided by budgeted level of activity. What is budgeted overheads? Budgeted overheads was 190,400 and budgeted activity was 11,200. When we divide them, what is the answer? 17. This 17 is the absorption rate, OAR, overhead absorption rate. तो overhead absorption rate कितना है? 17। हमने कितने अब्सॉर्ब किए? हमने इतने ऑर्स काम किया, मल्टीप्लाई बाय 17। तो हमने क्या अब्सॉर्ब किया? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें 17 से तो आपको पता चलेगा 183,600 हमने अब्सॉर्ब कर लिया। हमने क्या कर लिया? अब्सॉर्ब कर लिया। अब कहते हैं बताओ ज्यादा अब्सॉर्ब किया है या कम अब्सॉर्ब किया है? तो कैसे फाइंड कर लेंगे? एक्चुअल जो हमारे ओवरहेड्स हुए हैं वो 185,000, वो हमारे पास 185,000 हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। एंड व्हाट वी हैव अब्सॉर्ब? वी हैव अब्सॉर्ब 183। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1400। 1400 व्हाट? 1400 अंडर अब्सॉर्ब। बात समझ आ गई? हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले OAR निकाला, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट। उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्चुअल और से। तो हमारे पास क्या आ गए? अब्सॉर्ब ओवरहेड्स आ गए। इस अब्सॉर्ब ओवरहेड को जब एक्चुअल ओवरहेड से आपने कंपेयर किया तो आपको पता चल गया कि आपके ओवरहेड्स अंडर हुए हैं या ओवर अब्सॉर्ब हुए। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। अ कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, cutting and finishing, and 2 service departments, maintenance and materials. The following are the details of overheads allocated and apportioned to these departments. Finishing $500,000, cutting $300,000, maintenance $200 and material $100. The cost of the maintenance departments are shared by finishing, cutting and material department in the ratio 4:3:3. The cost of the material department are shared by finishing and cutting in the ratio 60:40.
व्हाट वुड बी द टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द कटिंग डिपार्टमेंट। आपने कटिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकालनी है। आपके पास थोड़ा सा मैं डाटा आपके लिए लिख देता हूं। फिनिशिंग की कितनी कॉस्ट है 500। नेक्स्ट कटिंग 300। ये सारी वैल्यूज 1000 में है। मेंटेनेंस 200 एंड मटेरियल 100। ये हमारे पास डाटा है। उसने क्या कहा, उसने कहा दी कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये शेयर की जाती है फिनिशिंग 4/10, कटिंग 3/10 एंड मटेरियल 3/10। तो ये कॉस्ट कितने में डिवाइड होगी, 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होगी। तो मैंने 4/10 कैसे लिखा, क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा था 4:3:3। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो 4/10, 3/10 एंड 3/10। तो सबसे पहले हम मेंटेनेंस की कॉस्ट को तीनों में क्या करेंगे, अपॉर्शन कर देंगे। तो अपॉर्शन कर दें, जब इधर से अपॉर्शन करेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4/10 का मतलब क्या है, 4/10 का मतलब क्या है 40%। तो 40% ऑफ व्हाट 200। तो 40% ऑफ 200 कितना होगा 80। तो इसका मतलब हमने इसे कितना अपॉर्शन कर दिया 80। इसे हमने कितना अपॉर्शन करना था 30%। तो 30% कितना बनेगा 60 और 60 ही इधर अपॉर्शन हो गया। तो इसका मतलब पहली कॉस्ट मेंटेनेंस को हमने तीनों डिपार्टमेंट्स में अपॉर्शन कर दिया। नेक्स्ट हमें उसने क्या कहा, उसने कहा द कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट आर शेयर। मटेरियल डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो शेयर की जाएगी फिनिशिंग और कटिंग के अंदर। किसके अंदर, फिनिशिंग और कटिंग के अंदर, इन दो के अंदर। किस रेशो में, 60-40। तो इसका मतलब है ये टोटल कितना हो गया 160। 160 का 60% किसको जाएगा, फिनिशिंग को, और कटिंग को कितना परसेंट जाएगा 40%। तो अब आप इस 160 का, हमें कटिंग का चाहिए तो 160 का 40% ले लें। 160 का 40% आ रहा है 64। तो इसका मतलब कटिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 300 + 60 + 64। चेक कर लें, इट्स 424। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां पे एक सवाल आता है, क्या एग्जामिनर इतने लॉन्ग क्वेश्चंस दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, बट अगर आपको ये अपॉर्चुनिमेंट रीअपॉर्चुनिमेंट आती है तो ये सिंपली 2 से 3 मिनट का है। क्योंकि आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, वहां से जो आप टाइम सेव करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस पे भी आपको टाइम लगाना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बगैर टाइम जाए किए। क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following statement describe a flexible budget? A budget that can be adopted to meet a number of user needs. A budget that adjusts variable cost to actual activity level. Yes, flexible budget यही होता है। C में देख लें, C क्या है? A budget produced prior to the budgetary period in order to plan effectively. A budget that builds in slack to allow fully for contingencies. तो flexible budget is a budget that adjusts variable cost to actual activity levels. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कहते हैं प्रोडक्ट हैज अ बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 6.4 पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वाज 2800 यूनिट्स, वेयर एज द बजट हैज बीन 2500 यूनिट्स। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड वाज 16,800. व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस यूजिंग अ फ्लेक्स बजट? देखिए हमने प्लान किया था कितने यूनिट्स बनाएंगे 2800 यूनिट्स।
हमने प्लान किया था 2500 यूनिट्स बनाएंगे, बनाए कितने? 2800 यूनिट्स। तो अब 2800 यूनिट्स पे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6.4। तो आप 2800 मल्टीप्लाई बाय 6.4 कर लें। मेरे पास भी आज कैलकुलेटर है। 2800 मल्टीप्लाई बाय 6.4, इट्स 17920। इट्स 17920। बट एक्चुअल मेरे कॉस्ट कितनी लगी है? 16800। दिस इज एक्चुअल। तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है? हमारे पास दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। 17920 माइनस 16800, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1120। 1120। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट कम होगी तो ये कौन सा वेरिएंस होगा? फेवरेबल। और अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होती तो ये कौन सा वेरिएंस होता? ये एडवर्स वेरिएंस होता। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द फॉलोइंग रिलेट्स टू अ फैक्ट्री विद टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1 and P2 and two service departments S1 and S2. Overheads allocated or apportioned: P1 24,000, P2 32,000, S1 12,000, S2 $10,000. Work of department S1 जो है वो 30% P1 के लिए और 70% P2 के लिए काम करता है, और वर्क ऑफ डिपार्टमेंट S2 डिपार्टमेंट 40% P2 के लिए काम कर रहा है और 60% P1 के लिए काम कर रहा है. सर्विस डिपार्टमेंट वर्क इज रीअपॉर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स and the factory produced 2960 units in each period. How much of department P2 overheads will be absorbed into each unit? तो कह रहा है P2 की जो कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स में अब्सॉर्ब होगी. तो सबसे पहले हम P2 की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. देखें P2 की कॉस्ट आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको अगर नजर आ रही है तो वो थी 32,000. हमने उससे पहले से एलोकेट किए थे. फिर उसने क्या कहा कि 70% ऑफ S1, तो 70% S1 का 70% मल्टीप्लाई बाय 70%. आप चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है. दिस इज 8400. और उसने कहा S2 का 40%, तो S2 कितना है? 10,000. 10,000 का 40% 4,000. तो इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 44,400. ये कॉस्ट किसकी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की टोटल ओवरहेड्स है. कहता बताओ पर यूनिट कितना अब्सॉर्ब करो. तो यूनिट्स उसने हमें बता दिए 2960. तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो दिस इज कॉस्ट पर यूनिट. चेक कर लें. 44400 डिवाइडेड बाय 2960. दिस इज द आंसर. आपने चेक कर लिया होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. अ कंपनी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट. द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द जनवरी वॉज 1200 यूनिट्स लोअर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री. द लॉस फॉर द मंथ यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वॉज 1750. द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट वर 4. व्हाट इज द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग? इस सवाल में देखें आपको एक प्रॉफिट दिया गया है और आपको दूसरा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कह रहा है. इससे पहले भी हमने कहा था कि हम डिफरेंस किस तरह निकालते हैं. डिफरेंस हम निकालते हैं प्रॉफिट का. डिफरेंस इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय OAR. OAR हमें गिवन है 4. डिफरेंस इन इन्वेंट्री कितना है? 1200. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ रहा है? 4800. तो अब हमने देखना है इन्वेंट्री बढ़ रही है या कम हो रही है. तो उसने स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कहता है द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द जनवरी यूनिट्स लोअर देन ओपनिंग. क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा? मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा. अब देखें अब्जॉर्प्शन का उसने हमें क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है. कितना लॉस है? 1750 का लॉस है.
और मार्जिनल में कह रहा है कितना प्रॉफिट आएगा, तो मार्जिनल का प्रॉफिट इतना ज्यादा आना चाहिए, तो 4800 माइनस 1750, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है? इट्स 3050, इट्स 3050, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यही 4800। अच्छा, अगर ये प्लस होता तो दोनों ऐड हो जाते तो आपको डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा होता। होपफुली आपको ये बात समझ आएगी। हमने कहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए? मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ड्यूरिंग द लास्ट 5 months a business has recording the following cost and hours worked। hours worked है जी month 1, month 2, month 3, month 4, month 5, 55, 50, 60, 70, 65। कॉस्ट आपको सामने नजर आ रही है। month 1 में 117, 115, 119, 124, 121। using the high-low method, what is the anticipated total cost in month 6 if 75,000 hours are worked using the high-low method? तो high-low का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? cost at high level minus cost at low level। cost at high less cost at low divided by high level units minus low level units। ये क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो अब हम देखें, हमारे पास 55, 50, 60, 70 और 65। तो सबसे कम क्या है? 50,000। 50,000 पे हमारी कॉस्ट आ रही है 115,000, और सबसे हाई क्या है? 70। तो 70 पे हमारी कॉस्ट आ रही है 124,000, और 50 और 70 का डिफरेंस कितना है? 20,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9,000। 9,000 डिवाइडेड बाय 20,000, so what is the variable cost per unit? It's 0.45 variable cost। तो जब हमारे पास वेरिएबल निकल जाए तो हम फिक्स फाइंड कर सकते हैं। हमने कहा था कोई भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी लें तो हमें क्या पता चल जाता है? फिक्स भी पता चल जाता है। तो देखें, कॉस्ट एट 50,000 कितनी थी? टोटल कॉस्ट at 50,000 units is 115,000। इसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? फिक्स। तो वेरिएबल कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.45। 50,000 multiplied by 0.45, it's 22,500, and when we deduct 22,500 from 115,000, what will we get? It's 115,000 minus 22,500 कितनी आएगी? It's 92,500। This is fixed cost। तो अब देखें, हमने हाई लो मेथड यूज करते हुए वेरिएबल को और फिक्स को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। अब हमने क्या करना है? अब वो कहता है कि मैं 75,000 यूनिट्स का प्लान कर रहा हूं। कितना प्लान कर रहा हूं? 75,000। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 75। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। फिक्स कितनी है? 92,500। वेरिएबल कितनी है? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 33,750, एंड व्हेन वी ऐड देम, व्हाट विल वी गेट? इट्स 126,250। दिस इज योर आंसर। तो देखें, सबसे पहले आपने हाई लो यूज किया। कॉस्ट एट हाई माइनस कॉस्ट एट लो डिवाइडेड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो हमारे पास आंसर आया 0.45, इट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमने फिक्स कॉस्ट के लिए कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी आप सिलेक्ट कर लें, आइदर हायर वन और लोअर वन। तो हमने सिलेक्ट किया 50,000, तो टोटल कॉस्ट एट 50,000 वर 115,000, एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 50,000 इज 50,000 multiplied by 0.45, it's 22,500, and the difference is fixed cost। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल प्लस फिक्स।
तो टोटल माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट निकल आई। अब हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है एट 75,000, तो वेरिएबल कॉस्ट 0.45 एंड फिक्स कॉस्ट 92,500। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126250। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, आपके पास प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, आपके पास रेड, ब्लू, ग्रीन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100, 120, 140, मटेरियल यूज्ड 2, 3, 2, लेबर hours per unit 5, 4, 6. Which of the following is the correct order for production if materials are in limited supply? हमने कहा था, देखिए वैसे अगर लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं, जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो। अगर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को मैक्सिमाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, हम किसको प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा हो। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन तो हमें पता चल रहा है 100, 120, 140। अगर लिमिटिंग फैक्टर ना होता तो सबसे पहले ग्रीन होता, फिर ब्लू होता, फिर रेड होता। अभी हालात बदल जाएंगे। कैसे, अब देखें उसने लिमिटिंग फैक्टर क्या दे दिया, मटेरियल, तो 100/2 50, 120/3 40, 140/2 70। तो इसका मतलब पर केजी मुझे कितना बच रहा है, 70, 40 और 50। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा ग्रीन, फिर मैं लूंगा रेड, देन मैं लूंगा ब्लू। तो इस तरह की ऑप्शन कौन सी है, डी ऑप्शन है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। What is the net cash flow of Ahmed's business for the month of Feb? मैंने पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ली, ऊपर से आप देखें the following information is available about Ahmed shop business. Sales 34, 39, labor costs 14,600, 14,600, purchases 35, 39, depreciation। तो आपको याद रखें कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं। 0.1 कहता है 50% ऑफ द कस्टमर first 50% of the cash from sales is received in the same month and the remaining 50% in the following month. Labor costs are paid in the same month they are incurred. Supplier are paid 1 month after purchases are made. What is the net cash flow for Feb? बिल्कुल आसान। उसने क्या कहा, पहला पॉइंट कहता है 50% उसी महीने में मिलती है, 50% अगले महीने में मिलती है। तो देखें जनवरी की कितनी सेल्स हैं, 34,000, और फेब की सेल्स कितनी है, 39,000। तो कहते हैं बताओ फेब में क्या मिलेगा, इसका 50% और इसका भी 50%। ये हमारा पॉइंट 1 हो गया। उसने कहा था हर मंथ में हम 50%, तो इस मंथ का 50% फेब में ही रिसीव होगा, और जनवरी का हमने क्या किया था, 50% रिसीव उसी मंथ में कर लिया था, 50 अभी कर लेंगे। तो अब देखें कितना आ रहा है, 50-50 कर लें तो इसका आ गया जी 17,000, और 39 का 50% लें तो कितना आता है 19,500। तो एक हमें पता चल गया कि हमें कैश कितना रिसीव होगा फ्रॉम सेल्स। दूसरे पॉइंट पर कहता है लेबर कॉस्ट आर पेड इन द सेम मंथ। तो लेबर कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 14,600। तो इसका मतलब ये मेरे पास 14,600 नेगेटिव आ गया। ये सेकंड पॉइंट एडजस्ट हो गया। तीसरा पॉइंट था सप्लायर आर पेड 1 मंथ आफ्टर द परचेजेस। तो इसका मतलब ये है कि जो जनवरी की सेल्स जो परचेजेस हैं वो मैं कब पे करूंगा, वो मैं फेब में पे करूंगा। तो जनवरी की सेल्स कितनी, परचेजेस कितनी है 3,500, तो 3,500 नेगेटिव आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें आपसे नेट पूछ रहा है, तो 19,500 प्लस 17,000 माइनस 14,600 माइनस 3,500 and what's the answer? It's 18,400 is the correct option. अच्छा जी, question number 36. How much of the machinery insurance cost should be apportioned to cost center X? A company has machinery insurance cost of 60,000 per annum and 2 production cost centers X and Y. The following information is available. Floor space 30,000 square feet and 20,000. Machinery value 200, 100. Number of employees 10 and 10.
तो याद रखें आपने कौन सी कॉस्ट को अपॉर्शन करना है, मशीनरी इंश्योरेंस कॉस्ट को। तो इंश्योरेंस किस बेस पे होनी चाहिए, फ्लोर एरिया पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, या मशीन की वैल्यू पे। क्या आंसर होगा, मशीन की वैल्यू पे। तो हमने देखें सेंटर एक्स एंड वाई, इसके पास कितनी वैल्यू की मशीन है 200 और इसके पास कितनी है 100, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 300। इसका पोर्शन कितना बनेगा 2/3, कितना बनेगा 2/3। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 60,000, तो 60,000 इंटू 2/3, तो ये क्या आ जाएगा 40,000। तो एक्स को आपने देखें कितना सिंपल सवाल था, आपने एक्स को अपॉर्शन कर दी मशीनरी इंश्योरेंस कॉस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच टू, छोटा सा सवाल है, देखें विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट अ कॉस्ट हैव फॉर इट टू बी कंसिडर अ रेलेवेंट कॉस्ट इन द डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर बेस्ड, फिक्स्ड इन रिलेशन टू आउटपुट, वेरिएबल, इन्वॉल्व अ कैश फ्लो। तो उसने कहा था मस्ट हैव अ कैश फ्लो, मस्ट हैव अ कॉस्ट, तो वो क्या हो सकती है इन्वॉल्व अ कैश फ्लो एंड वेरिएबल इन रिलेशन टू द आउटपुट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। B company makes and sells a single product. Unit cost information relating to this product is as follows. Direct material, direct labor, production overheads 50, 16 and 4, total cost 70. Direct material cost 10 per kg and labor cost 8 per hour. In the next period, material resources are limited to 80,000 kgs and labor is limited to 40,000 hours. Sales demand for the next period is budgeted to be 15,000 units. What is the limiting factor for the next period? तो सिंपली अगर आप देखें आपने 15,000 यूनिट्स बनाने हैं, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल उसने कहा पर केजी 10 है, टोटल कितना मटेरियल लग रहा है 50 का मटेरियल लग रहा है, पर केजी कितना है 10, तो कितने केजीज 5 केजी मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो 5 इंटू 15 75,000। सो हमें टोटल कितने केजीज रिक्वायर हैं 75, एंड व्हाट वी हैव 80,000 यूनिट्स, 80,000 केजीज। सो मटेरियल इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो देखिए लेबर कितनी लग रही थी, लेबर लग रही थी 16 की, 16 कॉस्ट है और कहता है पर आवर 8 है, तो इसका मतलब हमें कितने आवर्स चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 आवर्स। तो प्रोडक्ट्स कितनी है 15,000 into 2 is 30,000 and what we have 40,000 of hours. This means इसका क्या मतलब आया, इसका मतलब ये आया कि ये भी हमारे पास लिमिटेड नहीं है, ना मटेरियल लिमिटिंग है ना लेबर लिमिटिंग फैक्टर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज बी कंपनी लिमिटिंग फैक्टर, लेबर, मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल या नो लिमिटिंग फैक्टर। तो इन दिस केस देयर इज नो लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। On day 12, an employee completes 48 units of output. The following data relate to the employee. Basic daily pay 8 hours at 10 per hour. Premium bonus payable at basic rate 50% of time saved. Standard time allowed to complete one unit is 15 minutes. What will be the employee gross pay for day 12? Gross pay हमने बतानी है, उसने कितने यूनिट्स बनाए हैं 48, बनाने पे कितना टाइम लगता है 15 मिनट्स, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 15, चेक करें 720, ये क्या है मिनट्स। अगर आप इसे डिवाइड करें 60 से तो आपको आवर्स पता चल जाएंगे, कितने घंटे में आपने बनाए हैं जी 12, मतलब आपने 8 घंटों का काम या 12 घंटों का काम कितने घंटों में किया, 8 घंटों में किया। 12 घंटों का काम जो हमें अलाउ था, तो हमने ये काम कितने में, अगर हमने 48 यूनिट्स बनाए, हर यूनिट के लिए हमें 15 मिनट दिए गए थे, तो हमारे पास ये मिनट्स होने चाहिए थे। अगर और की बात करें तो 12 घंटों में ये काम करना था, बट मैंने कितने घंटों में काम किया, मैंने काम किया
8 घंटों में। तो कितना टाइम सेव किया? 4 घंटे। उसने कहा जो 4 घंटे आपने सेव किया है उसका 50% आपको मिलेगा। तो 50% क्या होता है? 50% ऑफ टाइम सेव। इसका मतलब क्या है? 4 घंटों का 50% कितना है? 2 घंटे। और रेट क्या है? रेट उसने बताया है 10 है। तो आपको 8 into 10, 8 into 10 and 2 into 10. So 80 plus 20 is 100. What is the gross pay? Gross pay is 100. वैसे तो देखें आपको 8 घंटों का $80 मिलने चाहिए थे। यहां पे आपको प्रीमियम भी मिल रहा है। कितना प्रीमियम मिल रहा है? जो आपने टाइम सेव किया उसका 50%। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, 10,000 is invested at 8% per annum and the interest is reinvested each year. What is the value of investment after 2 years? तो देखिए कहता है 10,000 आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, बताएं आफ्टर 2 years इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमने 1 + 0.8 की पावर 2, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। ये मेरे पास क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। मैंने क्या फाइंड करनी है? फ्यूचर वैल्यू। दिस इज कंपाउंडिंग 1.08 की पावर 2, तो आपको पता चल जाएगा इट्स 11664। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू थी तो डिस्काउंट फैक्टर, फिर हम क्या ले रहे थे? 1 + r की पावर -n। यहां पे माइनस नहीं है, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। A company manufactures and sells a single product with the following selling price and variable cost. Selling price is 6, variable cost is 3.6. The break-even points in sales revenue is 518,400. What are the total fixed cost? तो आप देखें आपके पास ब्रेक इवन का क्या फार्मूला है? ब्रेक इवन का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर यूनिट्स में या सेलिंग प्राइस में, यहां पे हमें सेलिंग प्राइस में, तो हम CS रेशो से डिवाइड करेंगे। तो अब देखें ब्रेक इवन उसने हमें कितना बताया? $518,400 में। तो इसलिए हम CS रेशो ले रहे हैं। अगर यूनिट्स में होता तो मैं क्या लेता? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपको मॉक 2 हम कर रहे हैं और इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब ये बात आपको क्लियर है। तो फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। CS रेशो क्या है? CS रेशो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। सेल्स कितनी दी हुई है? 6 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3.6। तो इट्स 2.4। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो आप चेक कर लें कितनी आ रही है। 2.4 डिवाइडेड बाय 6, इट्स 0.4 या 40%। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 518,400 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इट्स फिक्स कॉस्ट। सो व्हाट्स द फिक्स कॉस्ट? आपके पास ऑप्शन भी नजर आ रहा है 207,360, इट्स फिक्स कॉस्ट। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसी सवाल को एक तरह और भी हम कर सकते हैं। चलिए हमारे पास, आपके पास भी टाइम है तो हम ये सवाल दोबारा भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन ऐसे लिख दूं, ब्रेक इवन इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल सकता हूं। ये सेल्स है, सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 6। इसको डिवाइड कर दें 6 से। 518,400 डिवाइडेड बाय 6, तो कितने यूनिट्स हैं? 86,400 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 2.4। तो अब आप देखें फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2.4 multiply by 86,400. So what's the fixed cost? It's 207,360 is equal to fixed cost. Again, दोनों में हमारा आंसर सेम था। एक में हमने क्या किया? अगर आपने एक फॉर्मूला तैयार किया और दूसरा नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है। आप यूनिट से किस में जा सकते हैं? सेल्स प्राइस में जा सकते हैं और सेल्स प्राइस से यूनिट में भी आ सकते हैं। दोनों तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से आपने देखा आंसर सेम आ रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज रिपोर्टेड फॉर लास्ट पीरियड, ओरिजिनल बजट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 600, 560, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15,000 and 14,200. Using flexible budgeting, what is the direct labor cost variance? लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा? हमने क्या यूज करना है? फ्लेक्सिबल बजट यूज करना है। तो अगर आप देखें हमारे पास प्लान्ड क्या था, हमने कहा था कि हमारी कॉस्ट आएगी 15,000। क्या कॉस्ट आएगी? 15,000। 15,000 में कितने यूनिट्स बनाएंगे? 600। तो 15,000 को अगर 600 पे आप डिवाइड करते हैं, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट, तो आपको क्या कॉस्ट आ रही है? 25। तो अब देखें हमारी एक्चुअल एक्टिविटी क्या हुई है। एक्चुअल हमारी एक्टिविटी हुई है 560। कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं? तो अगर हम इसको 560 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लान के मुताबिक हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 25 मल्टीप्लाई बाय 560, इट्स 14,000। हमारी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? 14,000। दिस इज प्लान। एंड व्हाट इज एक्चुअल? एक्चुअल इज 14,200। तो इसका मतलब इस केस में एक्चुअल ज्यादा लग रहा है, तो 200 क्या आ गया? एडवर्स। 200 एडवर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। Which of the following is a feature of service costing? Measurement of intangible output, accounting for scrap value, valuation of finished goods inventory, determining cost at split of point। तो सर्विस कॉस्ट में क्या होता है? इंटेंजिबल आउटपुट्स होती हैं, तो मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल आउटपुट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, a firm sells product C for $60 per unit. Information for the last period is as follows. Cost per unit, direct material and labor $20, variable production overheads 10, predetermined fixed production overhead absorption rate 12, total आ गया 42, production and sales unit for the period, actual production 20,000 and actual sales 21,000. Opening inventory of product C was 1,000 units valued at the above unit cost. Actual fixed production overheads are 248,000. What was the gross profit for the period net of under or over absorbed overhead? आपने ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, बट अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करने के बाद। देखिए हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 21,000 और एक सेल्स सेलिंग प्राइस कितनी है? 60। तो हमें पता चल गया सेल्स। और हमारी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 42। कितनी है जी? 42। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि 18 हमारे पास क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 21,000, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया? इट्स 378,000। वैसे भी कर सकते थे आप, लेंथी प्रोसेस करेंगे या इस टाइम शॉर्टकट भी देख लें। तो हमें एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है? $18 का, मल्टीप्लाई बाय हमने टोटल कितनी सेल्स की हैं? 21,000 मल्टीप्लाई बाय 18, व्हाट्स द प्रॉफिट? इट्स 378,000। अब हमने देखना है ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन का। हमने कितनी प्रोडक्शन की? 20,000 यूनिट्स। कितनी प्रोडक्शन की? 20,000 यूनिट्स। हमने ऑब्जॉर्व क्या किया? हमने 12 पर यूनिट ऑब्जॉर्व किया। तो सो व्हाट वी हैव ऑब्जॉर्व? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। जल्दी से आप भी फाइंड कर लें। 20,000 into 12, it's 240,000. We have absorbed $240,000. और what is the actual? Actual is 248. Actual कितने हैं? 248। तो हमने क्या किया? 8,000 अंडर ऑब्जॉर्व किया। तो इसका मतलब एक्सपेंस कम बनाया। एक्सपेंस कम बनाया तो प्रॉफिट ज्यादा आया। तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए 8,000 में माइनस कर दूंगा। तो जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 370,000। तो अगर आप देखें आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐसी, क्वेश्चन में देखें तो आपके पास बी ऑप्शन में 378 भी था, 370 भी है। तो 378 बिफोर अंडर ओवर है और आफ्टर अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन इट्स 370,000।
क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following statements about marginal costing are true? It treats fixed cost as a period cost. Yes. If production is greater than sales, it will shows a lower profit than absorption costing. Yes. जब हमने कहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो किसका प्रॉफिट कम होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा. बिल्कुल ठीक कह रहा है. तो बोथ 1 and 2. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रिवेंटेटिव कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर? देखिए नॉट कह रहा है, नॉट प्रिवेंटेटिव कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ वेलफेयर सर्विस एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यस. पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पेंशन, यस. लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटिंग न्यू लेबर, इट्स नॉट अ प्रिवेंटेटिव कॉस्ट. इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू लेबर, तो ये भी हमारी प्रिवेंटेटिव नहीं है. तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया? 2 and 3 and 4, लास्ट ऑप्शन. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ. कहता है डू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफर अ हायर और लोअर रिस्क टू द इन्वेस्टर देन लोकल अथॉरिटी डिपॉजिट्स? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड गवर्नमेंट स्टॉक, तो अगर आप देखें गवर्नमेंट स्टॉक क्या होंगे? लोअर रिस्क होंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट जो स्टॉक है उसका रिस्क हाई होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. A hospital recorded the following length of patient stay during the last period and its total cost is 65,500. Costs incurred during the period were 65,500. What was the cost per patient day for the last period? आपने कॉस्ट पर डे निकालनी है. तो अब आप देखें हमारे पास 5 दिन 80 लोग थे, तो 5 into 80 कितना आ गया जी? 400. 4 दिन 60 लोग थे, 240. इसी तरह 3 into 90 270 and 2 into 100 200 and 1 into 200 200 और 2 into 100. हमारे पास टोटल आ गया 1310. ये हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट पर टोटल डेज और नंबर ऑफ पेशेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी? 65,500 डिवाइडेड बाय 1310. तो कॉस्ट पर पेशेंट पर डे इज 50. चेक कर लें. ठीक है, बिल्कुल सिंपल था. डेज भी थे, नंबर ऑफ पेशेंट भी थे, मल्टीप्लाई किया तो आपको पेशेंट डेज पता चल गई. कॉस्ट है, कॉस्ट डिवाइड बाय पेशेंट डेज, तो कॉस्ट पर पेशेंट पर डे. आपको बात समझ आ गई. नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 49. हाउ मच वुड अ कंपनी नीड टू इन्वेस्ट नाउ, which means we are required to find out the present value at a compound interest rate of 5% per annum if we wish to purchase a machinery in 2 years time at a cost of 68355. तो अब आपने फ्यूचर वैल्यू दी गई है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो थोड़ी देर पहले हमने इसका उलट किया था, हमें प्रेजेंट दी गई थी, फ्यूचर निकालनी थी. तो अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.05 पावर -2 अब आ जाएगा. तो आप चेक कर लें 68 इट्स 62,000. अगर आज आप 62,000 इन्वेस्ट करते हैं और हर साल आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो आफ्टर 2 इयर्स ये किसके इक्वल होगा? ये इस वैल्यू के, फ्यूचर वैल्यू के इक्वल होगा. प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 62,000. तो लास्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 50. A particular cost is classified as being fixed within a given range of production activity. What is the effect on the cost per unit if production activity increases by 5% but is still within the given range? तो इसमें क्या आएगा? उसने कहा decrease by more than 5%, decrease by 5%, remain constant, decrease by less than 5%. तो ये आएगा decrease by less than 5%. कैसे?
चेक कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं। उसने कहा है कि अगर आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी 5% से इंक्रीज हो जाती है, लेट्स सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स एट टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 10,000, तो अगर पर यूनिट देखें तो कितना आता है, चेक कर लें तो पर यूनिट कितना आता है, 100 ही आता है। अगर कहता है ये 5% इंक्रीज हो जाए तो ये अब कितने यूनिट्स हो जाएंगी, 105। टोटल कॉस्ट कितनी है, 10,000। अब पर यूनिट कितनी आ रही है, चेक करें, 95.23। 95.23। तो इसका मतलब अब ये जो डिक्रीज आ रहा है ये कितने से आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। डिक्रीज चेक करें, 4.77 डिवाइडेड बाय 100, तो इनटू 100 इट्स 4.7%। तो जो कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा है, वो लेस देन 5% है। इफ level of activity increases within the range, fixed cost would decrease by less than 5%. If level of activity increased by 5%, the cost per unit is decreased by less than 5%. हमने खुद से एक एग्जांपल क्रिएट करके फाइंड भी कर लिया। तो आज हमारे 2 मॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।